निश्चित रूप से यहाँ अकबर का दरबार संरचना, संस्कृति और विरासत विषय पर शब्दों का एक विस्तृत और गहन निबंध प्रस्तुत है। यह निबंध दरबार की आंतरिक कार्यप्रणाली, उसके सांस्कृतिक योगदान और भारतीय इतिहास पर उसके स्थायी प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। अकबर का दरबार संरचना, संस्कृति और विरासत। प्रस्तावना: एक साम्राज्य के हृदय का निर्माण। इतिहास के विशाल कैनवास पर कुछ ही ऐसे कालखंड हैं जो एक व्यक्ति के नाम और उसकी दृष्टि से इस कदर पहचाने जाते हैं कि वे एक पूरे युग का पर्याय बन जाते हैं। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारत में एक ऐसे ही अकबरी युग का साक्षी बना। जब 1556 में 13 वर्षीय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला तो उसके हिस्से में एक अनिश्चित भविष्य और कांटों का ताज आया था। लेकिन आने वाले 50 वर्षों में उसने न केवल एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसी संस्था का भी निर्माण किया जो इस साम्राज्य का मस्तिष्क, हृदय और आत्मा बन गई, उसका दरबार। अकबर का दरबार केवल एक प्रशासनिक मुख्यालय नहीं था, यह एक जीवंत, बहुआयामी और गतिशील इकाई थी। यह एक भव्य रंगमंच था जहां साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन होता था, एक कुशल मशीनरी थी जहां से शासन का संचालन होता था, एक बौद्धिक अकादमी थी जहां ज्ञान और दर्शन पर बहस होती थी, और एक सांस्कृतिक संगम था जहां कला और साहित्य की विभिन्न धाराएं मिलकर एक नई पहचान गढ़ रही थीं। इस दरबार की संरचना, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और इसकी स्थायी विरासत का अध्ययन करना वास्तव में उस प्रक्रिया को समझना है जिसके द्वारा एक मध्ययुगीन साम्राज्य ने आधुनिक भारत की नींव में कुछ सबसे महत्वपूर्ण पत्थर रखे। यह निबंध अकबर के दरबार का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। हम इसकी जटिल संरचना और प्रशासनिक तंत्र को परत दर परत खोलेंगे, यह समझने के लिए कि कैसे एक विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। हम उस अनूठी संस्कृति की गहराई में उतरेंगे जो इस दरबार में पनपी, वह संस्कृति जिसने कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य को एक नई हिंदुस्तानी शैली प्रदान की। अंत में हम उस अमिट विरासत का मूल्यांकन करेंगे जो अकबर के दरबार ने भारत के लिए छोड़ी, एक विरासत जो आज भी हमारी राजनीति, समाज और सांस्कृतिक पहचान में जीवित है। अध्याय 1: संरचना, साम्राज्य का इस्पाती ढांचा। अकबर का दरबार एक अत्यंत सुव्यवस्थित और अनुशासित संस्था थी जिसकी संरचना शक्ति के केंद्रीकरण और कार्यों के कुशल विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम अधिकार उसी के हाथों में रहे, लेकिन साथ ही उसने एक ऐसी नौकरशाही का निर्माण किया जो दैनिक प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके। 1.1 दरबार का पदानुक्रम और दैनिक कार्यवाही। दरबार का जीवन एक निर्धारित दिनचर्या के अनुसार चलता था, जो न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि बादशाह की शक्ति और प्रजा के प्रति उसके कर्तव्य का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी थी। झरोखा दर्शन। दिन की शुरुआत झरोखे में बादशाह के सार्वजनिक दर्शन से होती थी। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रथा थी। यह राजा और प्रजा के बीच एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करती थी, जिससे लोगों को यह एहसास होता था कि उनका शासक उनके लिए सुलभ है। यह अकबर की राजत्व की अवधारणा का भी हिस्सा था, जहां राजा को केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का संरक्षक और ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ल-ए-इलाही, माना जाता था। लोग अपनी याचिकाएं यहां प्रस्तुत कर सकते थे, जो सीधे बादशाह तक पहुंचती थीं। दीवान-ए-आम, सार्वजनिक दरबार। इसके बाद अकबर दीवान-ए-आम में बैठता था, जो राज्य के औपचारिक कार्यों का केंद्र था। यहाँ साम्राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी, मनसबदार, जागीरदार और आगंतुक एक सख्त पदानुक्रम के अनुसार खड़े होते थे। उनकी स्थिति उनके मनसब और बादशाह से उनकी निकटता पर निर्भर करती थी। दीवान-ए-आम में दैनिक प्रशासनिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती थीं, नियुक्तियों और पदोन्नति की घोषणा की जाती थी,
और सार्वजनिक न्याय किया जाता था। यह दरबार की औपचारिक शक्ति और पारदर्शिता का प्रदर्शन था। दीवाने खास निजी दरबार शाम के समय या विशेष अवसरों पर अकबर दीवाने खास में अपने उच्चतम सलाहकारों, मंत्रियों और चुनिंदा अमीरों के साथ बैठक करता था। यह दरबार का आंतरिक गर्भगृह था। यहाँ साम्राज्य की सबसे गोपनीय और रणनीतिक महत्व की नीतियों पर विचार विमर्श होता था। युद्ध की योजनाएं, विदेशी संबंध, महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय और उच्चस्तरीय नियुक्तियां। प्रसिद्ध इबादत खाना की बहसें भी यहीं से शुरू हुईं, जो इस हॉल के बौद्धिक महत्व को दर्शाती हैं। गुसलखाना, निजी कक्ष दीवाने खास से भी अधिक निजी और अनौपचारिक बैठकें गुसलखाना में होती थीं, जो एक छोटा निजी कक्ष होता था। यहां अकबर अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी सहयोगियों जैसे अबुल फजल या बीरबल के साथ विचार विमर्श करता था। यहां पर पदानुक्रम की औपचारिकताएं कम होती थीं और अधिक खुलकर चर्चा हो सकती थी। 1.2 केंद्रीय प्रशासन के स्तंभ। अकबर ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन का गठन किया जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन था, ताकि कोई एक व्यक्ति असीमित अधिकार प्राप्त न कर सके। वकील, प्रधानमंत्री सैद्धांतिक रूप से यह सर्वोच्च पद था, लेकिन बैरम खान के अनुभव के बाद अकबर ने इसकी शक्तियों को काफी कम कर दिया और इसे अन्य मंत्रियों के बीच बांट दिया। यह पद काफी हद तक एक सम्मानजनक उपाधि बनकर रह गया। दीवान या वजीर, राजस्व और वित्त मंत्री यह अकबर के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवान साम्राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार था, राजस्व का आकलन और संग्रह, लगान, व्यय का प्रबंधन और शाही खजाने की देखरेख। राजा टोडरमल जैसे योग्य दीवानों ने इस विभाग को अभूतपूर्व दक्षता प्रदान की। मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी सेना का मुख्य व्यवस्थापक था। उसका कार्य मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, उनका रिकॉर्ड रखना, सेना का निरीक्षण करना और सैनिकों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना था। वह घोड़ों को दागने, दाग और सैनिकों का विस्तृत विवरण चेहरा रखने की प्रणाली को लागू करता था ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। वह दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्ति था क्योंकि सभी प्रमुख नियुक्तियां उसी के माध्यम से होती थीं। सदर, उस सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री, यह इस्लामी कानूनों का प्रमुख व्याख्याता, मुख्य न्यायाधीश, काजी उल कुज़्ज़ात और धार्मिक अनुदानों मद्देमाश का प्रभारी होता था। अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत धीरे धीरे इस पद की शक्तियों को सीमित कर दिया और इसे अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया, खासकर महजरनामा की घोषणा के बाद। मीर समान शाही घराने का प्रमुख, यह शाही परिवार, महल और शाही कारखानों, कार्यशालाओं का प्रबंधक होता था। ये कारखाने हथियार, वस्त्र, आभूषण और अन्य विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते थे और साम्राज्य की आर्थिक और कलात्मक शक्ति के केंद्र थे। 1.3 मनसबदारी प्रणाली, साम्राज्य की एकीकृत शक्ति। अकबर की प्रशासनिक संरचना का सबसे मौलिक और अभिनव तत्व मनसबदारी प्रणाली थी। यह एक ऐसी प्रतिभापूर्ण व्यवस्था थी जिसने मुगल साम्राज्य के सैन्य और नागरिक प्रशासन को एक ही एकीकृत ढांचे में बांध दिया। अवधारणा और संरचना। मनसब एक पद या रैंक था जो एक अधिकारी की हैसियत, वेतन और सैन्य दायित्वों को निर्धारित करता था। प्रत्येक मनसबदार को 2 अंक दिए जाते थे, जात और सवार। जात उसके व्यक्तिगत पद और वेतन का सूचक था, जबकि सवार यह निर्धारित करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक शाही सेवा के लिए बनाए रखने होंगे। कार्यप्रणाली। मनसबदारों को वेतन या तो नकदी में या जागीर, राजस्व वसूलने के लिए आवंटित भूमि के रूप में दिया जाता था। यह जागीर उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी और उसका नियमित रूप से स्थानांतरण किया जाता था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि कोई भी मनसबदार किसी एक क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली न हो जाए और विद्रोह न कर सके। यह प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। एक मनसबदार की मृत्यु के बाद
उसका पद और जागीर राज्य को वापस मिल जाती थी और उसके उत्तराधिकारियों को अपनी योग्यता के आधार पर फिर से सेवा शुरू करनी पड़ती थी। महत्व और प्रभाव। केंद्रीकृत नियंत्रण। इसने अकबर को एक विशाल, अनुशासित और सीधे उसके प्रति वफादार सेना प्रदान की, जो सामंती सेनाओं के विपरीत थी। विविधता और एकीकरण। इस प्रणाली ने तुर्की, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमानों और राजपूतों सहित विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के योग्य व्यक्तियों के लिए शाही सेवा के द्वार खोल दिए। इसने एक मिश्रित, समग्र अभिजात वर्ग का निर्माण किया, जिसने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। योग्यता को प्रोत्साहन। चूंकि यह प्रणाली वंशानुगत नहीं थी, इसने लगातार योग्यता और वफादारी को पुरस्कृत किया, जिससे प्रशासन में दक्षता बनी रही। इस प्रकार अकबर के दरबार की संरचना एक पिरामिड की तरह थी, जिसके शिखर पर स्वयं बादशाह था और जिसका आधार एक विस्तृत और कुशल नौकरशाही थी, जो मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह संरचना ही वह इस्पाती ढांचा थी जिसने साम्राज्य को लगभग 50 वर्षों तक स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। अध्याय 2। संस्कृति, एक नई तहजीब का जन्म। अकबर का दरबार केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि यह अपने समय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था। यह एक ऐसा संगम स्थल था जहां मध्य एशिया की फारसी तुर्की परंपरा और भारत की सदियों पुरानी स्वदेशी परंपरा एक दूसरे से मिली और एक नई, जीवंत और अद्वितीय हिंदुस्तानी या गंगाजमुनी संस्कृति को जन्म दिया। अकबर की व्यक्तिगत रुचि, उसकी सौंदर्य दृष्टि और उसकी सुलह कुल की नीति ने इस सांस्कृतिक संश्लेषण के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की। 2.1 स्थापत्य, पत्थरों में दर्शन। अकबर एक महान निर्माता था और उसकी वास्तुकला उसके राजनीतिक और दार्शनिक विचारों का भौतिक प्रतिबिंब है। उसने फारसी वास्तुकला के भव्य पैमाने और ज्यामितीय सटीकता को भारतीय वास्तुकला के अलंकरण, मूर्तिकला और स्थानीय सामग्री के उपयोग के साथ मिला दिया। फतेहपुर सीकरी, यह अकबर की स्थापत्य दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पूरी की पूरी राजधानी लाल बलुआ पत्थर में तराशी गई है और सुलह कुल के दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ की इमारतों में भारतीय तत्वों का खुलकर प्रयोग हुआ है। जोधाबाई के महल में गुजराती और राजस्थानी शैली के छज्जे, कोष्ठक और नक्काशीदार स्तंभ हैं। पंचमहल की संरचना नालंदा के बौद्ध विहारों की याद दिलाती है। वहीं बुलंद दरवाजा जैसी संरचनाओं में फारसी शैली की भव्यता और विशालता है। दीवाने खास का केंद्रीय स्तंभ, जो विभिन्न धर्मों के एकीकरण का प्रतीक माना जाता है, अकबर की समन्वयवादी सोच का एक अनूठा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी में मस्जिद, महल और प्रशासनिक भवन एक दूसरे के साथ इस तरह बनाए गए हैं कि धर्म और राज्य के बीच का सामंजस्य झलकता है। आगरा का किला और अन्य निर्माण। अकबर ने आगरा के किले को एक सैन्य गढ़ के रूप में फिर से बनवाया, लेकिन इसके अंदर बना जहांगीरी महल भी हिंदू और इस्लामी स्थापत्य तत्वों का एक सुंदर मिश्रण है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, हालांकि अकबर के शासनकाल के आरंभ में बना, लेकिन इसने उस चारबाग शैली, चारों ओर बगीचे और दोहरे गुंबद की परंपरा की शुरुआत की, जो मुगल वास्तुकला की पहचान बनी और ताजमहल में अपने चरम पर पहुंची। 2.2 चित्रकला, तस्वीरों की जुबान। अकबर को चित्रकला से गहरा प्रेम था। उसने एक शाही तस्वीरखाना, चित्रशाला की स्थापना की, जहां मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे फारसी उस्तादों के नेतृत्व में 100 से अधिक चित्रकारों को नियुक्त किया गया, जिनमें से अधिकांश भारतीय थे। मुगल शैली का विकास। इस चित्रशाला में फारसी शैली की सूक्ष्मता, अलंकृत बॉर्डर और परिष्कृत रेखांकन का भारतीय शैली के जीवंत रंगों, यथार्थवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ विलय हो गया। इस संश्लेषण से एक नई, गतिशील मुगल मिनिएचर शैली का जन्म हुआ। विषयों में विविधता। चित्रकला के विषय अब केवल पारंपरिक फारसी कहानियों तक सीमित नहीं रहे। अकबर ने ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करने पर जोर दिया,
जैसे कि अकबरनामा के चित्र। इसके अलावा दरबारी जीवन, शिकार, युद्ध और विशेष रूप से व्यक्तिचित्र, पोर्ट्रेट बनाने की कला को बहुत प्रोत्साहन मिला। अनुवादित ग्रंथों का चित्रण। अकबर के अनुवाद विभाग द्वारा तैयार किए गए ग्रंथों को चित्रित करना एक बड़ी परियोजना थी। रज़्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद को चित्रित करने में दरबार के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने काम किया। इन चित्रों ने भारतीय पौराणिक कथाओं और पात्रों को एक नए दृश्य रूप में प्रस्तुत किया, जो फारसी मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए सुलभ था। दसवंत और बसावन जैसे भारतीय चित्रकारों ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। 2.3 संगीत और साहित्य, दिलों को जोड़ने वाली कला। संगीत। अकबर का दरबार संगीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मियां तानसेन जैसे संगीत सम्राट की उपस्थिति ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को शाही संरक्षण और प्रतिष्ठा प्रदान की। अबुल फजल के अनुसार दरबार में 36 संगीतकार थे। यहाँ भारतीय ध्रुपद गायकी के साथ साथ फारसी संगीत परंपराओं का भी सम्मान होता था। इस मिलजोल ने कई नई धुनों और शैलियों को जन्म दिया। अकबर स्वयं एक कुशल नगाड़ा वादक था और संगीत की बारीकियों को समझता था। साहित्य और अनुवाद। अकबर का युग साहित्यिक दृष्टि से बहुत उर्वर था। फारसी, जो राजभाषा थी, में उच्च कोटि के गद्य और पद्य की रचना हुई। अबुल फजल का अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी फारसी गद्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। फैजी एक महान फारसी कवि थे, लेकिन अकबर के दरबार का सबसे अनूठा साहित्यिक योगदान उसका अनुवाद विभाग था। अकबर का मानना था कि विभिन्न समुदायों के बीच समझ बढ़ाने के लिए उनके पवित्र और ज्ञानवर्धक ग्रंथों को जानना आवश्यक है। इसी सुलह-कुल की भावना से उसने संस्कृत के महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया। महाभारत का रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक के रूप में रामायण, अथर्ववेद, पंचतंत्र, लीलावती, गणित और राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास का फारसी में अनुवाद किया गया। इस विशाल परियोजना ने भारतीय ज्ञान और दर्शन को फारसी भाषी दुनिया के लिए खोल दिया और दो महान संस्कृतियों के बीच एक स्थायी बौद्धिक सेतु का निर्माण किया। 2.4 नवरत्न, प्रतिभा का नक्षत्र मंडल। दरबार की सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवंतता का केंद्र उसके नवरत्न थे, 9 असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की। इनमें अबुल फजल, दार्शनिक और इतिहासकार, राजा टोडरमल, वित्त मंत्री, राजा बीरबल, सलाहकार और बुद्धिजीवी, तानसेन, संगीतकार, राजा मान सिंह, सेनापति, अब्दुल रहीम खाने खाना, कवि और योद्धा, और फैजी, राजकवि शामिल थे। यह समूह दरबार की विविधता और योग्यता के सम्मान का प्रतीक था। एक ही मंच पर एक हिंदू वित्त विशेषज्ञ, एक राजपूत सेनापति, एक मुस्लिम दार्शनिक और एक ब्राह्मण संगीतकार का एक साथ मिलकर साम्राज्य के लिए काम करना अकबर के दरबार की समावेशी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण था। इस प्रकार अकबर के दरबार में एक ऐसी संस्कृति ने आकार लिया जो समावेशी, समन्वयवादी और जीवंत थी। इसने भारत को एक ऐसी साझा सांस्कृतिक विरासत दी जिसकी जड़ें गहरी हैं और जिसकी गूंज आज भी भारतीय कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला में सुनाई देती है। अध्याय 3, विरासत, एक अमिट छाप। अकबर के दरबार की विरासत केवल उसकी भव्य इमारतों या सुंदर चित्रों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे गहरी और स्थायी विरासत उन विचारों, संरचनाओं और परंपराओं में निहित है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। यह विरासत राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैली हुई है। 3.1 राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत। एक केंद्रीकृत साम्राज्य का मॉडल। अकबर ने एक मजबूत, केंद्रीकृत साम्राज्य का जो मॉडल स्थापित किया, वह बाद के मुगल शासकों के लिए एक आदर्श बना रहा। उसकी प्रशासनिक संरचना इतनी मजबूत थी कि औरंगजेब के समय तक कुछ संशोधनों के साथ यह प्रभावी रूप से काम करती रही।
मनसबदारी और राजस्व प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली और टोडरमल की राजस्व प्रणाली मुगल प्रशासन की रीढ़ बनी रहीं। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने भी भूमि राजस्व के आकलन और प्रशासन के लिए मुगल प्रणाली के कई तत्वों को अपनाया। जिला और सरकार जैसी प्रशासनिक इकाइयां आज भी भारतीय प्रशासन का हिस्सा हैं। राजपूत नीति और गठबंधन की राजनीति। अकबर की राजपूत नीति ने भारत में गठबंधन की राजनीति का एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया। उसने दिखाया कि दुश्मनों को सहयोगी बनाकर एक अधिक स्थिर और मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यह नीति मुगल साम्राज्य की स्थिरता का एक प्रमुख कारण बनी। 3.2 सामाजिक और धार्मिक विरासत। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत। अकबर के दरबार की सबसे महत्वपूर्ण विरासत सुलह-ए-कुल या सार्वभौमिक शांति का सिद्धांत है। यह विचार कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए, अपने समय से बहुत आगे था। इसने भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की एक शक्तिशाली परंपरा की नींव रखी। जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त करने जैसे कदमों ने एक ऐसे समावेशी समाज की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया जहां गैर मुसलमान भी खुद को सम्मानित नागरिक महसूस कर सकें। सामाजिक सुधारों की प्रेरणा। यद्यपि अकबर अपने सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह का विरोध को पूरी तरह से लागू नहीं कर सका, लेकिन उसने एक शासक की सामाजिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने यह विचार स्थापित किया कि राज्य को केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज की कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। यह विचार बाद के भारतीय समाज सुधारकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। 3.3 सांस्कृतिक विरासत। गंगाजमुनी तहजीब। अकबर के दरबार ने जिस समन्वित गंगाजमुनी या हिंदुस्तानी संस्कृति को जन्म दिया, वह उसकी सबसे जीवंत विरासत है। यह संस्कृति आज भी हमारी भाषा हिंदी और उर्दू का साझा आधार, भोजन, मुगली व्यंजन, संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और शिष्टाचार में परिलक्षित होती है। कला और स्थापत्य की प्रेरणा। मुगल स्थापत्य, जिसकी नींव अकबर के दरबार में रखी गई, भारतीय वास्तुकला की सबसे प्रभावशाली शैलियों में से एक बन गई। ताजमहल, जो इसी परंपरा का शिखर है, आज भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। इसी तरह मुगल मिनिएचर पेंटिंग ने बाद की कई राजपूत और पहाड़ी चित्रकला शैलियों को प्रेरित और प्रभावित किया। बौद्धिक संवाद की परंपरा। अकबर के दरबार ने विभिन्न धर्मों और दर्शनों के बीच खुले संवाद की जो परंपरा शुरू की, वह भी एक महत्वपूर्ण विरासत है। इबादत खाना इस विचार का प्रतीक है कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता हठधर्मिता से नहीं, बल्कि तर्क, बहस और एक दूसरे को समझने की इच्छा से होकर गुजरता है। 3.4 आलोचना और सीमाएं। यह कहना गलत होगा कि अकबर के दरबार की विरासत पूरी तरह से सकारात्मक थी। इसकी अपनी सीमाएं और नकारात्मक पहलू भी थे। निरंकुशता। शासन प्रणाली पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित और निरंकुश थी। इसकी सफलता अकबर के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर थी और उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में यही व्यवस्था चरमराने लगी। आर्थिक असमानता। दरबार और अभिजात वर्ग की अत्यधिक विलासिता और आम जनता के जीवन स्तर के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। राजस्व प्रणाली कुशल थी, लेकिन लगान की दरें ऊंची थीं, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ता था। रूढ़िवादी प्रतिक्रिया। अकबर की उदार नीतियों ने समाज के एक महत्वपूर्ण रूढ़िवादी वर्ग, विशेषकर कुछ उलेमाओं के बीच एक तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया ने बाद में औरंगजेब जैसे शासकों के अधीन एक अधिक कट्टरपंथी नीति को बल दिया, जिसने अकबर की विरासत को कमजोर करने का काम किया। निष्कर्ष। एक युग निर्माता दरबार। अंततः अकबर का दरबार केवल एक ऐतिहासिक संस्था नहीं, बल्कि एक विचार था, एक ऐसे हिंदुस्तान का विचार जो अपनी विविधता को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझे।
इसकी संरचना ने एक विशाल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। इसकी संस्कृति ने भारत की आत्मा को एक नई, समन्वित अभिव्यक्ति दी और इसकी विरासत ने भविष्य के लिए सहिष्णुता, संवाद और समावेशिता के आदर्श स्थापित किए। यह एक ऐसा दरबार था जहां एक निरक्षर बादशाह ने ज्ञान और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया। यह एक ऐसा दरबार था जहां एक मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर से जजिया हटाया और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। यह एक ऐसा दरबार था जहां एक योद्धा और साम्राज्य निर्माता ने सुलह-ए-कुल को अपनी अंतिम विजय माना। अकबर के दरबार ने जो ढांचा खड़ा किया वह समय के साथ कमजोर पड़ गया। जिस संस्कृति को उसने पोषित किया वह बदल गई और जिस विरासत को उसने छोड़ा उस पर अक्सर विवाद होता रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अकबर के दरबार की कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि एक महान समाज का निर्माण केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि से नहीं होता, बल्कि समझ, सम्मान और विभिन्न विचारों और संस्कृतियों को एक साथ लाने की क्षमता से होता है। अकबर का दरबार इसी महान विचार का एक स्थायी। निश्चित रूप से यहाँ अकबर का युग, दरबार और उसका समाज पर प्रभाव विषय पर शब्दों का एक विस्तृत, गहन और विश्लेषणात्मक निबंध प्रस्तुत है। अकबर का युग, दरबार और उसका समाज पर प्रभाव। प्रस्तावना: एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय। 16वीं शताब्दी का मध्य एक ऐसा काल था जब भारत का राजनीतिक क्षितिज अनिश्चितता के बादलों से घिरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था और मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव बाबर ने रखी थी, हुमायूं के लड़खड़ाते कदमों के कारण अभी तक अपनी जड़ें जमा नहीं पाया था। इसी उथल-पुथल के बीच 1556 में कलानौर की एक कच्ची ईंटों की गद्दी पर एक 13 वर्षीय बालक जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का राज्याभिषेक हुआ। उसके सामने एक नाम मात्र का साम्राज्य था जो दुश्मनों से घिरा था और जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह बालक आने वाले 50 वर्षों में न केवल हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देगा, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई परिभाषा देगा। इस महान कायापलट के केंद्र में थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना, उसका दरबार। अकबर का दरबार केवल एक प्रशासनिक केंद्र या शासक के ऐश्वर्य का प्रदर्शन स्थल नहीं था। यह एक जीवंत, धड़कता हुआ हृदय था, एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां एक नए, एकीकृत और सहिष्णु हिंदुस्तान के विचार को गढ़ा जा रहा था। यह वह मंच था जहां राजनीति और दर्शन का, कला और धर्म का, युद्ध और संगीत का, फारसी तहजीब और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम हुआ। दरबार की नीतियों, उसके बौद्धिक माहौल और उसकी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का प्रभाव महलों की दीवारों को लांघकर पूरे समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और मानस पर पड़ा। अकबर के युग को समझना वास्तव में उसके दरबार और समाज पर उसके प्रभावों के इस जटिल और गहरे रिश्ते को समझना है। यह निबंध अकबर के दरबार को एक बहुआयामी संस्था के रूप में विश्लेषित करेगा। हम इसके प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे की पड़ताल करेंगे जिसने साम्राज्य को इस्पात की तरह मजबूत बनाया। हम उन नवरत्नों की प्रतिभा को जानेंगे जिन्होंने इस युग को बौद्धिक ऊंचाई दी। हम अकबर की क्रांतिकारी धार्मिक नीतियों और सुलह-ए-कुल के दर्शन का अध्ययन करेंगे जिसने भारत में सहअस्तित्व की एक नई मिसाल कायम की। अंत में हम यह मूल्यांकन करेंगे कि दरबार की इन सभी गतिविधियों ने तत्कालीन भारतीय समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट को किस प्रकार प्रभावित किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी प्रासंगिक है। अध्याय 1: राजनीतिक हृदयस्पंदन, एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में दरबार। अकबर के साम्राज्य की विशालता और स्थिरता का मूल आधार उसका सुसंगठित और केंद्रीकृत दरबार था। यह वह तंत्रिका तंत्र था जहां से साम्राज्य के हर कोने में आदेश और नीतियां प्रसारित होती थीं। अकबर ने अपने पूर्ववर्तियों
विशेष रूप से शेरशाह सूरी से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया जो दक्षता, जवाबदेही और बादशाह के प्रति पूर्ण निष्ठा पर आधारित थी। दरबार की दिनचर्या, अनुशासन और प्रतीकवाद। अकबर की दिनचर्या शासन के कार्यों के साथ इस तरह गुंथी हुई थी कि उसका व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन लगभग एकाकार हो गया था। यह दिनचर्या केवल समय सारणी नहीं थी, बल्कि राजत्व के सिद्धांतों का एक जीवंत प्रदर्शन थी। झरोखा दर्शन। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती थी, जब बादशाह महल के एक विशेष झरोखे पर अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए प्रकट होते थे। यह प्रथा केवल एक शाही रस्म नहीं थी, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मायने थे। यह राजा और प्रजा के बीच एक सीधा, दृश्य संबंध स्थापित करती थी, जिससे लोगों को यह विश्वास होता था कि वे सीधे अपने शासक तक पहुंच सकते हैं। यह राजत्व के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को भी पुष्ट करता था, जहां राजा को ईश्वर की धरती पर छाया, जिल्ल-ए-इलाही माना जाता था और उसका दर्शन पाना एक सौभाग्य की बात थी। आम लोग अपनी फरियादें और याचिकाएं लेकर यहाँ एकत्रित होते थे। दीवान-ए-आम, सार्वजनिक सभा का हॉल। झरोखा दर्शन के बाद अकबर दीवान-ए-आम में बैठता था, जहां साम्राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहते थे। यहाँ राज्य के नियमित प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। नई नियुक्तियों की घोषणा, पदोन्नति, मनसबदारों की प्रस्तुति और सामान्य याचिकाओं पर सुनवाई होती थी। यह दरबार का सार्वजनिक चेहरा था, जो पारदर्शिता और सुलभ न्याय का प्रतीक था। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता था और अक्सर मामलों का तुरंत निपटारा कर दिया जाता था। दीवाने खास, निजी सभा का हॉल। दोपहर या शाम के समय अकबर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों, सलाहकारों, सेनापतियों और विदेशी राजदूतों के साथ दीवाने खास में बैठक करता था। यह दरबार का रणनीतिक केंद्र था। यहाँ साम्राज्य की गोपनीय नीतियों, युद्ध की योजनाओं, विदेशी संबंधों और जटिल वित्तीय मामलों पर गहन चर्चा और निर्णय होते थे। इबादत खाने की प्रसिद्ध बहसें भी शुरुआत में यहीं आयोजित की जाती थीं। दीवाने खास में प्रवेश केवल चुनिंदा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही मिलता था और यह दरबार के शक्ति पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। दरबार के स्तंभ, प्रमुख अधिकारी। अकबर ने शक्तियों का सावधानीपूर्वक विभाजन किया ताकि कोई भी एक अमीर या अधिकारी अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए, जैसा कि उसके संरक्षक बैरम खान के मामले में हुआ था। प्रमुख पद इस प्रकार थे। वकील, प्रधानमंत्री। सैद्धांतिक रूप से यह सर्वोच्च पद था, लेकिन बैरम खान के बाद अकबर ने इसकी शक्तियों को दीवान और मीर बख्शी जैसे अन्य पदों में बांटकर इसे काफी हद तक प्रतीकात्मक बना दिया। दीवान-ए-आला या वजीर, वित्त और राजस्व मंत्री। यह साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो पूरे राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख होता था। राजा टोडरमल जैसे योग्य दीवानों ने इस पद की गरिमा और महत्व को बढ़ाया। इसका कार्य राजस्व का आकलन और संग्रह, शाही खजाने का प्रबंधन और सभी व्ययों का लेखा-जोखा रखना था। मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख। यह सेना का मुख्य वेतन अधिकारी और भर्ती प्रमुख था। सभी मनसबदारों की नियुक्ति और उनके सैन्य दायित्वों का रिकॉर्ड मीर बख्शी के कार्यालय में रखा जाता था। वह घोड़ों को दागने, दाग और सैनिकों का हुलिया, चेहरा दर्ज करने की प्रणाली का निरीक्षण करता था ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। वह दरबार में बादशाह के दाहिनी ओर बैठता था और सभी नियुक्तियों के पत्र उसी के माध्यम से जारी होते थे। सदरुस-सुदूर, धार्मिक मामलों और अनुदानों का मंत्री। यह इस्लामी कानूनों, शरीयत का संरक्षक, मुख्य काजी और धार्मिक अनुदानों, मद्देमाश या सयूरगल का प्रभारी था। अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत धीरे धीरे इस पद की शक्तियों को सीमित कर दिया और अनुदानों को सभी धर्मों के योग्य लोगों के लिए खोल दिया। साम्राज्य की इस्पाती रीढ़, मनसबदारी प्रणाली। अकबर की सबसे स्थायी और मौलिक प्रशासनिक विरासत मनसबदारी प्रणाली थी।
यह एक अनूठी प्रणाली थी जिसने साम्राज्य के सैन्य, प्रशासनिक और अभिजात वर्ग को एक ही धागे में पिरो दिया। अवधारणा मनसब का अर्थ पद या रैंक होता है। साम्राज्य के प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह सैन्य हो या नागरिक, को एक मनसब प्रदान किया जाता था। यह मनसब उसकी हैसियत, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता था। जात और सवार, प्रत्येक मनसब को 2 अंकों जात और सवार द्वारा दर्शाया जाता था। जात यह अधिकारी के व्यक्तिगत पद, दरबार में उसकी स्थिति और उसके वेतन को निर्धारित करता था। सवार यह उस घुड़सवार सैनिकों की संख्या को निर्धारित करता था जिन्हें एक मनसबदार को बनाए रखना होता था और आवश्यकता पड़ने पर शाही सेवा में प्रस्तुत करना होता था। कार्यप्रणाली और महत्व, मनसबदारों को उनका वेतन नकद या जागीर, राजस्व वसूलने के लिए आवंटित भूमि के रूप में मिलता था। यह जागीर वंशानुगत नहीं थी और इसका लगातार स्थानांतरण होता रहता था ताकि कोई भी मनसबदार किसी क्षेत्र में अपनी जड़ें न जमा सके और विद्रोह न कर सके। इस प्रणाली ने अकबर को कई लाभ दिए। केंद्रीकृत सेना, इसने एक विशाल, अनुशासित और सीधे बादशाह के प्रति वफादार सेना का निर्माण किया। विविध अभिजात वर्ग, इसने तुर्की, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमानों और सबसे महत्वपूर्ण राजपूतों जैसे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों को शाही सेवा में एकीकृत किया। इसने एक समग्र शासक वर्ग बनाया जो साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण था। सामंतवाद का अंत, इसने पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जहां सामंत अपनी भूमि और सेना के स्वामी होते थे। अब शक्ति पूरी तरह से केंद्र यानी बादशाह में निहित थी। इस प्रकार अकबर का दरबार एक अत्यंत परिष्कृत और कुशल प्रशासनिक संरचना का केंद्र था जिसने एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया और उस स्थिरता की नींव रखी जिस पर एक महान सांस्कृतिक युग का निर्माण हुआ। अध्याय 2, प्रतिभाओं का नक्षत्र, नवरत्न। अकबर के दरबार की ख्याति केवल उसकी राजनीतिक शक्ति के कारण नहीं थी बल्कि उसकी बौद्धिक और कलात्मक समृद्धि के कारण भी थी। अकबर में विलक्षण प्रतिभा को पहचानने और उसे संरक्षण देने की अद्वितीय क्षमता थी। इसी क्षमता का परिणाम था उसके दरबार के नवरत्न, 9 असाधारण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्रों के शिखर पर थे। हालांकि नवरत्न की अवधारणा को लोक कथाओं ने अधिक लोकप्रिय बनाया है, लेकिन यह निर्विवाद है कि ये 9 व्यक्ति अकबर के सबसे करीबी और प्रभावशाली सहयोगियों में से थे जिन्होंने उसके युग को आकार दिया। अबुल फजल, विचारक और इतिहासकार। अबुल फजल निस्संदेह अकबर के दरबार का सबसे प्रमुख बौद्धिक स्तंभ था। वह एक इतिहासकार, दार्शनिक, राजनेता और अकबर का सबसे करीबी दोस्त था। उसने अकबर की नीतियों को एक सुसंगत दार्शनिक और वैचारिक आधार प्रदान किया। उसका महान ग्रंथ अकबरनामा केवल एक सरकारी इतिवृत्त नहीं है बल्कि अकबर को एक आदर्श, प्रबुद्ध और दैवीय प्रेरणा से युक्त शासक के रूप में प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। इसका तीसरा खंड, आयन-ए-अकबरी, साम्राज्य का एक अद्भुत विश्वकोश है जिसमें प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का सूक्ष्म सांख्यिकीय विवरण है। अबुल फजल ही सुलह-ए-कुल का मुख्य वास्तुकार और दीन-ए-इलाही का प्रमुख प्रस्तावक था। उसकी बौद्धिक क्षमता ने अकबर की नीतियों को तर्कसंगत बनाया और उन्हें अमर कर दिया। राजा टोडरमल, वित्तीय जादूगर। यदि अबुल फजल ने साम्राज्य की विचारधारा को आकार दिया तो राजा टोडरमल ने उसकी आर्थिक नींव को मजबूत किया। शेरशाह सूरी के अधीन अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए टोडरमल ने मुगल राजस्व प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार किए। उनकी दहसाला प्रणाली, याजप्ती प्रणाली, भूमि माप, फसल वर्गीकरण और पिछले 10 वर्षों के औसत मूल्यों पर आधारित एक वैज्ञानिक राजस्व निर्धारण प्रणाली थी। इसने राज्य के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित की और किसानों को स्थानीय अधिकारियों के मनमाने शोषण से बचाया। इस प्रणाली ने कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और मुगल साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ बन गई।
वह एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी थे। राजा बीरबल बुद्धि और विनोद का संगम। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, अकबर के सबसे प्रिय और अंतरंग मित्रों में से एक थे। वह अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण हैं। लेकिन वह केवल एक विदूषक नहीं थे, वह एक गंभीर सलाहकार, एक कुशल प्रशासक और एक कवि उपनाम ब्रज भी थे। अकबर अक्सर जटिल मामलों पर उनकी राय लेता था। उनकी उपस्थिति ने दरबार के गंभीर माहौल में एक हल्कापन और मानवीय स्पर्श बनाए रखा। वह दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे, जो अकबर के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है। मियां तानसेन, संगीत का सम्राट। तानसेन भारतीय संगीत के इतिहास में एक किंवदंती हैं। वे ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार से अकबर के दरबार में आए और जल्द ही संगीत सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को, विशेषकर ध्रुपद गायकी को, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई नए रागों, जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार और दरबारी कान्हड़ा का निर्माण किया। उनके संगीत ने दरबार में एक ऐसा सांस्कृतिक माहौल बनाया जहां कला को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। तानसेन भारतीय और फारसी संगीत परंपराओं के संश्लेषण के प्रतीक बन गए। राजा मान सिंह, साम्राज्य का प्रहरी। आमेर के राजा मान सिंह अकबर के सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय सेनापति थे। वे अकबर की राजपूत नीति की सफलता के जीवंत प्रतीक थे। एक हिंदू राजपूत राजकुमार का मुगल सेना का प्रधान सेनापति होना उस समय एक अभूतपूर्व बात थी। उन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया और काबुल, बिहार और बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों में विद्रोहों को कुचलकर साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। उनकी अटूट वफादारी और सैन्य कौशल ने राजपूतों को साम्राज्य के दुश्मन से स्तंभ में बदल दिया। अब्दुल रहीम खान खाना, योद्धा और कवि बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने पुत्र की तरह किया। वे एक उत्कृष्ट सेनापति, एक कुशल प्रशासक और एक महान विद्वान थे। उन्होंने गुजरात और दक्कन में महत्वपूर्ण सैन्य विजयें प्राप्त की। लेकिन उनकी स्थायी ख्याति उनके साहित्यिक योगदान के कारण है। वे फारसी और हिंदी, ब्रजभाषा दोनों के उच्च कोटि के कवि थे। उनके लिखे नीति के दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है। उनका जीवन और व्यक्तित्व फारसी और भारतीय संस्कृतियों के सुंदर समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है। फैजी, राजकवी और विद्वान। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी, अकबर के राजकवी मलिक-उश-शुअरा थे। वे फारसी कविता के एक महान उस्ताद थे। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अकबर के अनुवाद विभाग के प्रमुख के रूप में था। उनके निर्देशन में संस्कृत के कई महान ग्रंथों, जैसे महाभारत, रज़्मनामा के रूप में रामायण, लीलावती और अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया गया। इस परियोजना ने दो महान सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं के बीच एक सेतु का काम किया। फ़कीर अज़ियाउद्दीन हिंद, आध्यात्मिक सलाहकार। वे एक सूफी संत और रहस्यवादी थे जो अकबर के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सलाहकारों में से एक थे। दरबार की शक्ति राजनीति से दूर वे अकबर को निःस्वार्थ और नैतिक सलाह देते थे। उनकी उपस्थिति अकबर की आध्यात्मिक जिज्ञासा और विभिन्न प्रकार के ज्ञान के प्रति उसके सम्मान को दर्शाती है। मुल्ला दो प्याज़ा, बुद्धिमान प्रतिद्वंद्वी। मुल्ला दो प्याज़ा का चरित्र कुछ हद तक लोककथात्मक प्रतीत होता है, जिन्हें अक्सर बीरबल के बुद्धिमान प्रतिद्वंद्वी के रूप में चित्रित किया जाता है। यदि वे एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, तो संभवतः वे भी अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले एक सलाहकार रहे होंगे।
यह नक्षत्र मंडल अकबर के दरबार की विविधता और समावेशिता का प्रतीक था। यहाँ योद्धा, कवि, संगीतकार, प्रशासक और दार्शनिक एक साथ मिलकर एक महान साम्राज्य के निर्माण में योगदान दे रहे थे। यह अकबर की उस अनूठी क्षमता को दर्शाता है जो धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से परे जाकर केवल योग्यता को पहचानती और पुरस्कृत करती थी। अध्याय 3, आस्था की धुनुची, धार्मिक संवाद और नीति। अकबर के युग का सबसे क्रांतिकारी और विशिष्ट पहलू उसकी धार्मिक नीति और विभिन्न आस्थाओं के प्रति उसकी गहरी जिज्ञासा थी। उसका दरबार एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां विभिन्न धर्मों और दर्शनों के बीच खुला संवाद होता था, जो मध्यकालीन विश्व में लगभग अनसुना था। यह नीति केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य पर शासन करने की राजनीतिक आवश्यकता भी थी। इस नीति का मूल मंत्र था सुलह-ए-कुल या सार्वभौमिक शांति। इबादत खाना, सत्य की खोज का मंच। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा गृह की स्थापना की। प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल सुन्नी इस्लामी विद्वानों, उलेमा के बीच धार्मिक और कानूनी मुद्दों पर बहस कराना था। अकबर इन बहसों को सुनता था ताकि वह इस्लाम के सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझ सके। लेकिन जल्द ही वह उलेमाओं के आपसी झगड़ों, उनकी संकीर्णता और उनके अहंकार से तंग आ गया। उसने देखा कि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को काफिर घोषित करने पर तुले हुए थे। इस अनुभव ने अकबर की सोच को बदल दिया। उसे यह विश्वास हो गया कि सत्य किसी एक समूह का एकाधिकार नहीं हो सकता। इसलिए उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। अब यहाँ सुन्नी और शिया विद्वानों के साथ साथ हिंदू पंडित, पुरुषोत्तम देवी, जैन मुनि हीरविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, पारसी पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा और गोवा से बुलाए गए ईसाई पादरी रोडोल्फो एक्वाविवा, एंटोनियो मोंसेरेट भी भाग लेने लगे। इबादत खाने की ये रातें बौद्धिक रूप से उत्तेजक होती थीं। ईश्वर के स्वरूप, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्मकांडों का तर्क और एक आदर्श जीवन के मार्ग जैसे गूढ़ विषयों पर खुली बहस होती थी। इन संवादों ने अकबर को गहराई से प्रभावित किया। उसने सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों में एक समानता देखी और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी रास्ते अंततः एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं, भले ही उनके बाहरी रूप अलग अलग हों। इन बहसों ने अकबर को कट्टरपंथ से निकालकर एक उदार, तर्कसंगत और मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर धकेल दिया। महजरनामा, राज्य की सर्वोच्चता की घोषणा। इबादत खाने की बहसों ने अकबर को यह भी स्पष्ट कर दिया कि कट्टरपंथी उलेमा वर्ग राज्य के मामलों में एक बाधा था। वे अक्सर शरीयत की अपनी संकीर्ण व्याख्याओं के आधार पर बादशाह के आदेशों को चुनौती देते थे। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 1579 में अकबर ने शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी के पिता की मदद से एक घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसे महजरनामा, इनफैलिबिलिटी डिक्री कहा जाता है। इस दस्तावेज पर प्रमुख उलेमाओं से हस्ताक्षर करवाए गए। इसके अनुसार यदि किसी धार्मिक कानूनी मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों के बीच मतभेद होता तो अकबर को इमाम-ए आदिल, न्यायप्रिय शासक के रूप में यह अधिकार दिया गया कि वह कुरान के सिद्धांतों और राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए किसी एक मत को चुनकर उसे कानून के रूप में लागू कर सकता है। इसने अकबर को साम्राज्य का सर्वोच्च धार्मिक प्रमुख बना दिया और राज्य को धार्मिक मामलों में उलेमा के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया। कट्टरपंथी इतिहासकार बदायूनी ने इसकी कटु आलोचना की, लेकिन यह सुलह-ए-कुल की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक आवश्यक राजनीतिक कदम था। दीन-ए-इलाही एकीकरण का एक साहसिक प्रयोग। 1582 तक अकबर का धार्मिक चिंतन अपने चरम पर पहुंच था। उसने तौहीद-ए-इलाही, ईश्वरीय एकेश्वरवाद की शुरुआत की, जिसे बाद में दीन-ए-इलाही, ईश्वरीय धर्म के नाम से जाना गया।
इसे अक्सर एक नए धर्म के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक नया धर्म नहीं था। यह एक प्रकार का सूफी पंथ या एक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि वाले अभिजात वर्ग को बादशाह के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा के एक सूत्र में बांधना था। सिद्धांत दीन-ए-इलाही का कोई ग्रंथ, कोई पैगंबर या कोई पुरोहित वर्ग नहीं था। यह मुख्य रूप से एकेश्वरवाद पर आधारित था और इसमें विभिन्न धर्मों से लिए गए अच्छे तत्व शामिल थे। पारसी धर्म से सूर्य और अग्नि का सम्मान, जैन धर्म से अहिंसा और हिंदू धर्म से आत्मिक शुद्धि के विचार। इसके सदस्य बनने वाले व्यक्ति बादशाह को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उसके प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लेते थे। उद्देश्य और परिणाम। दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, एक ऐसा वफादार अभिजात वर्ग तैयार करना जो अपनी धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर केवल बादशाह के प्रति निष्ठावान हो। यह अकबर की राजत्व की अवधारणा को भी मजबूत करता था, जहां वह केवल एक राजनीतिक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का आध्यात्मिक मार्गदर्शक, पीरो मुर्शिद भी था। समाज पर प्रभाव। दीन-ए-इलाही का समाज पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह एक अभिजात्य पंथ था और इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी। अकबर ने इसे फैलाने के लिए कभी कोई दबाव नहीं डाला। उसके जीवन काल में इसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम, 18 से 19 लोग रही, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यह अकबर की उस साहसिक और अद्वितीय दृष्टि को दर्शाता है जो एक ऐसे एकीकृत समाज का सपना देख रही थी जो धार्मिक विभाजन से मुक्त हो। अकबर की ये धार्मिक नीतियां उसके युग की सबसे बड़ी देन थीं। उन्होंने समाज में सहिष्णुता और सद्भाव का एक ऐसा माहौल बनाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने गैर मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि वे भी साम्राज्य का एक सम्मानित और अभिन्न अंग हैं, जिससे साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। अध्याय 4। एक नई संस्कृति का कैनवास। कला, स्थापत्य और साहित्य। अकबर का दरबार केवल राजनीति और दर्शन का केंद्र नहीं था, यह कला, संस्कृति और रचनात्मकता का एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था। अकबर, जो स्वयं निरक्षर था, में कला और सौंदर्य की गहरी समझ थी। उसके संरक्षण में फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं का ऐसा संगम हुआ कि एक नई, जीवंत और अद्वितीय मुगल शैली का जन्म हुआ। इस शैली का प्रभाव स्थापत्य, चित्रकला, संगीत और साहित्य हर क्षेत्र में दिखाई देता है। स्थापत्य। पत्थरों में लिखी गई गाथा। अकबर एक महान निर्माता था। उसकी इमारतें केवल ईंट और पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे उसके विचारों, उसकी शक्ति और उसके सुलह कुल के दर्शन का भौतिक रूप हैं। फतेहपुर सीकरी। अकबर की स्थापत्य प्रतिभा का सबसे भव्य और संपूर्ण उदाहरण उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाई गई यह पूरी नगरी लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें हिंदू, विशेषकर राजस्थानी और गुजराती और इस्लामी वास्तुकला का आश्चर्यजनक समन्वय है। बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बना यह विशाल प्रवेश द्वार मुगल साम्राज्य की शक्ति और पहुंच का प्रतीक है। दीवाने खास। इसकी आंतरिक संरचना अद्वितीय है। केंद्र में एक अलंकृत स्तंभ है, जिसकी चोटी पर अकबर का सिंहासन था और उससे 4 पुल इमारत के कोनों तक जाते हैं। यह शायद ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में बादशाह की स्थिति या साम्राज्य के चारों कोनों पर उसके नियंत्रण का प्रतीक है। पंचमहल। बौद्ध विहारों से प्रेरित यह 5 मंजिला इमारत हवाखोरी के लिए बनाई गई थी और इसकी खुली संरचना भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। जोधाबाई का महल। यह परिसर की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है, जिसमें गुजराती मंदिरों के तत्व जैसे कि घंटियां और कमल के रूपांकन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो अकबर की हिंदू रानियों के प्रति उसके सम्मान को दर्शाता है। आगरा का किला और हुमायूं का मकबरा। अकबर ने आगरा के पुराने किले का पुनर्निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया,
जो उसकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है। दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा, हालांकि उसकी सौतेली मां द्वारा शुरू किया गया, मुगल वास्तुकला में चारबाग शैली और दोहरे गुंबद का पहला भव्य उदाहरण है। बेहजाद के पास कोई जवाब नहीं था। वह बीरबल के बुने जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसके अपने घमंड और कला के प्रदर्शन की इच्छा ने उसे बेनकाब कर दिया था। बीरबल ने शाही सैनिकों को इशारा किया, इन्हें गिरफ्तार कर लो। इनसे सख्ती से पूछताछ की जाए तो यह जरूर बताएंगे कि असली चित्र कहाँ है। उस्ताद बेहजाद को पकड़ लिया गया, लेकिन बीरबल अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि बेहजाद इस खेल का एक छोटा सा मोहरा है, एक बूढ़ा अहंकारी कलाकार जिसके पास न तो इतना पैसा था न इतनी पहुंच कि वह अकेले इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दे सके। असली खिलाड़ी कोई और था, जो अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। बीरबल की नजरें राजा विक्रम सिंह पर गईं। वह अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ा हो। लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में एक पल के लिए एक ठंडी परिकलित चमक देखी। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि शायद इस बात से खुश था कि शक की सुई बेहजाद पर आकर रुक गई है। उसी शाम बीरबल को अपने एक जासूस से एक चौंकाने वाली खबर मिली। फारसी दूत मिर्जा जमान तय समय से एक हफ्ता पहले ही आगरा की सीमा तक पहुंच चुका है और वह राजा विक्रम सिंह के गुप्त निमंत्रण पर अमरगढ़ के किले में ठहरा हुआ है। अब सारी कड़ियां जुड़ गईं। यह एक त्रिकोणीय षड्यंत्र था। उस्ताद बेहजाद, कलाकार जिसने अपनी कला और लालच के चलते नकली चित्र बनाया। सौदागर करीम खान, मध्यस्थ जिसने अपने व्यापारिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके असली चित्र को देश से बाहर भेजने या बेचने का सौदा किया। राजा विक्रम सिंह, मास्टरमाइंड जो इस पूरी साजिश का सरगना था। उसका मकसद केवल चित्र चुराना नहीं था। वह असली रूह हिंदुस्तान को फारस के शाह को एक तोहफे के रूप में देकर मुगलों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहता था। वह मुगलिया सल्तनत को कमजोर करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का सपना देख रहा था। यह धोखा इतना गहरा और खतरनाक था कि बीरबल भी एक पल के लिए सिहर गए। अब लड़ाई केवल एक चित्र को बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरी सल्तनत को बचाने की थी। उनके पास समय बिल्कुल नहीं था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें भरे दरबार में, शहंशाह और पूरी दुनिया के सामने इस राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करना था, और वह भी बिना किसी रक्तपात के। बीरबल ने अपनी अंतिम और सबसे साहसी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा दांव था जो या तो उन्हें इतिहास का सबसे बुद्धिमान मंत्री बना देता या फिर उनकी जान ले लेता। अध्याय 5, रंगों का अंतिम इम्तिहान। बीरबल जानते थे कि अब उनके पास सीधे टकराव के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यह टकराव तलवारों का नहीं, बल्कि बुद्धि और कूटनीति का होगा। उन्होंने शहंशाह अकबर को पूरे षड्यंत्र की जानकारी दी, जिसमें राजा विक्रम सिंह की भूमिका और फारसी दूत के अमरगढ़ में होने की बात भी शामिल थी। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए। उस गद्दार की यह हिम्मत! हम अभी अपनी फौज को अमरगढ़ पर चढ़ाई का हुक्म। निश्चित रूप से अकबर के दरबार पर शब्दों का एक विस्तृत निबंध यहाँ प्रस्तुत है। यह निबंध अकबर के दरबार को केवल एक राजनीतिक केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और कलात्मक महासंगम के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अकबर का दरबार, एक साम्राज्य का हृदय और आत्मा। प्रस्तावना, एक युग का आरंभ। 16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां पुरानी शक्तियां क्षीण हो रही थीं और नई संभावनाओं का उदय हो रहा था। इसी उथल पुथल के बीच 1556 में
मात्र 13 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। उसके सामने एक बिखरा हुआ और असुरक्षित साम्राज्य था, जिसे उसके पिता हुमायूं बमुश्किल दोबारा हासिल कर पाए थे। लेकिन आने वाले लगभग 50 वर्षों में अकबर ने न केवल इस साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि उसे एक अभूतपूर्व विस्तार और स्थिरता भी प्रदान की। इस महान उपलब्धि के केंद्र में था उसका दरबार, एक ऐसी संस्था जो केवल शासन का केंद्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जीवंत मंच थी जहां राजनीति, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और संगीत का अद्भुत संगम हुआ। अकबर का दरबार मुगलकालीन भारत का दर्पण था। यह वह धुरी थी जिसके चारों ओर साम्राज्य की समस्त गतिविधियां घूमती थीं। यह सिर्फ राजा और उसके अमीरों की सभा नहीं थी, यह एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां एक नई हिंदुस्तानी पहचान और संस्कृति गढ़ी जा रही थी। यहाँ फारसी तहजीब और भारतीय परंपराओं का मिलन हुआ, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुए और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत की राजव्यवस्था को प्रभावित किया। अकबर के दरबार का अध्ययन करना वास्तव में अकबर के युग की आत्मा को समझना है। यह निबंध अकबर के दरबार के विभिन्न पहलुओं, उसकी राजनीतिक संरचना, उसके बौद्धिक रत्न नवरत्न, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां, उसकी कला और स्थापत्य को दिए गए संरक्षण और भारतीय समाज पर उसके दूरगामी प्रभावों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। अध्याय 1, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में दरबार। अकबर का दरबार साम्राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई थी। यहीं से नीतियां बनती थीं, कानून लागू होते थे, नियुक्तियां होती थीं और न्याय प्रदान किया जाता था। इसकी कार्यप्रणाली अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित थी, जो अकबर की संगठन क्षमता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। दरबार की संरचना और दैनिक कार्यवाही। अकबर ने अपनी दिनचर्या को शासन के कार्यों के साथ इस तरह मिला दिया था कि उसका हर क्षण प्रजा और साम्राज्य के लिए समर्पित प्रतीत होता था। झरोखा दर्शन। दिन की शुरुआत झरोखा दर्शन से होती थी। बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए महल की एक खिड़की झरोखे पर आते थे। यह केवल एक शाही परंपरा नहीं थी, बल्कि राजा और प्रजा के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम था। आम लोग अपनी फरियादें सीधे बादशाह तक पहुंचा सकते थे। यह प्रथा राजत्व के दैवीय सिद्धांत को भी पुष्ट करती थी, जहां राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। दीवान-ए-आम, आम लोगों का सभागार। झरोखा दर्शन के बाद अकबर दीवान-ए-आम में बैठते थे। यहाँ सभी वर्गों के लोग, अमीर और गरीब, अपनी याचिकाएं लेकर उपस्थित हो सकते थे। साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहते थे और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से न्याय किया जाता था, पदोन्नति की घोषणाएं होती थीं और महत्वपूर्ण राजकीय सूचनाएं दी जाती थीं। यह पारदर्शिता और सुलभता का एक अनूठा उदाहरण था। दीवाने खास, विशेष लोगों का सभागार। दोपहर या शाम के समय अकबर दीवाने खास में अपने वरिष्ठ मंत्रियों, सलाहकारों, राजदूतों और चुनिंदा अमीरों के साथ बैठक करते थे। यहाँ साम्राज्य की गोपनीय और रणनीतिक महत्व की नीतियों पर चर्चा होती थी। युद्ध की योजनाएं, विदेशी संबंध, महत्वपूर्ण वित्तीय मामले और उच्च स्तरीय नियुक्तियों जैसे विषयों पर यही निर्णय लिए जाते थे। दीवाने खास अकबर के शासन का तंत्रिका तंत्र था। प्रमुख अधिकारी और उनका महत्व। अकबर के दरबार में एक सुगठित नौकरशाही थी, जिसमें प्रत्येक अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित थी। वकील, प्रधानमंत्री यह साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो बादशाह के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली था। बैरम खान के पतन के बाद अकबर ने इस पद की शक्तियों को कम कर दिया और इसे विभिन्न विभागों में बांट दिया ताकि कोई एक व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली न हो सके। दीवान या वजीर, राजस्व और वित्त मंत्री यह साम्राज्य के वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था।
उसका मुख्य कार्य लगान का निर्धारण और वसूली, शाही खजाने का प्रबंधन और सभी प्रकार के आयव्यय का हिसाब रखना था। राजा टोडरमल इस पद पर रहते हुए अपनी सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुए। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी सेना का मुख्य अधिकारी था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, घोड़ों को दागना, ब्रांडिंग और मनसबदारों के सैन्य दायित्वों का निरीक्षण करना था। वह सैन्य अभियानों के दौरान रसद की आपूर्ति और सेना की कमान की व्यवस्था भी देखता था। सदरुस्सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री यह इस्लामी कानूनों शरीयत की व्याख्या करता था, दान और अनुदान मद्देमाश की जमीनों का प्रबंधन करता था और मुख्य काजी के रूप में न्याय विभाग की देखरेख करता था। अकबर ने बाद में इस पद की शक्तियों को भी सीमित कर दिया, खासकर जब उसने धार्मिक मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई। मीर समान शाही घराने का प्रबंधक यह शाही महल, हरम और शाही कारखानों कार्यशालाओं का प्रभारी होता था। इन कारखानों में हथियार, वस्त्र, आभूषण और अन्य विलासिता की वस्तुएं बनाई जाती थीं, जो दरबार की शान और शौकत का प्रतीक थीं। मनसबदारी प्रथा साम्राज्य की इस्पाती रीढ़। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक विरासतों में से एक मनसबदारी प्रथा थी। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से उसने साम्राज्य के सैन्य और नागरिक प्रशासन को एकीकृत किया। अवधारणा मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। प्रत्येक शाही अधिकारी को एक में मनसब प्रदान किया जाता था, जो उसके पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता था। जात और सवार प्रत्येक मनसबदार को 2 रैंक दिए जाते थे, जात और सवार। जात यह अधिकारी के व्यक्तिगत पद और उसके वेतन को निर्धारित करता था। जात रैंक जितना ऊंचा होता, दरबार में उसकी हैसियत उतनी ही बड़ी होती। सवार यह रैंक निर्धारित करता था कि एक मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। इन सैनिकों का खर्च मनसबदार को अपने वेतन से ही वहन करना होता था। कार्यप्रणाली मनसबदारों को उनका वेतन या तो नकदी में दिया जाता था या फिर जागीर के रूप में। जागीर एक भूमि का टुकड़ा होता था जिससे मनसबदार को राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। यह जागीर उसकी संपत्ति नहीं होती थी और उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता था, ताकि कोई भी मनसबदार किसी एक क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली न बन जाए। यह प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। एक मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी जागीर और पद साम्राज्य को वापस मिल जाते थे। महत्व मनसबदारी प्रणाली ने अकबर को एक विशाल, अनुशासित और केंद्रीकृत सेना प्रदान की, जो सीधे बादशाह के प्रति वफादार थी। इसने विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों, तुर्क, ईरानी, अफगान, राजपूत, भारतीय मुसलमान को साम्राज्य की सेवा में एक साथ लाया, जिससे एक समग्र अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ। इसने सामंती व्यवस्था की कमजोरियों को दूर किया और साम्राज्य को एक ठोस प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। इस प्रकार अकबर का दरबार एक अत्यंत कुशल और संगठित प्रशासनिक मशीनरी का केंद्र था। इसकी संरचनात्मक स्पष्टता, प्रक्रियाओं की नियमितता और मनसबदारी जैसी नवीन प्रणालियों ने मुगल साम्राज्य को वह स्थिरता और शक्ति प्रदान की, जिसकी नींव पर एक महान सांस्कृतिक और बौद्धिक युग का निर्माण हुआ। अध्याय 2 नवरत्न दरबार के 9 बौद्धिक हीरे। अकबर के दरबार की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक उसके नवरत्न 9 रत्न थे। यह 9 असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों उत्कृष्टता प्राप्त की और अकबर की नीतियों, संस्कृति और साम्राज्य के गौरव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि नवरत्न की अवधारणा बाद के लोक कथाओं में अधिक लोकप्रिय हुई, लेकिन यह तथ्य निर्विवाद है कि ये व्यक्ति अकबर के सबसे करीबी और प्रभावशाली सलाहकार थे। अबुल फजल इतिहासकार और दार्शनिक। अबुल फजल अकबर के दरबार के सबसे प्रभावशाली बुद्धिजीवियों में से एक थे।
वह सिर्फ एक दरबारी इतिहासकार नहीं, बल्कि अकबर के करीबी दोस्त, सलाहकार और उसकी उदार धार्मिक नीतियों के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिवृत्त अकबरनामात लिखा, जो 3 खंडों में विभाजित है। इसका तीसरा खंड आईन अकबरी अपने आप में एक विश्वकोश है, जिसमें अकबर के साम्राज्य के प्रशासन, राजस्व प्रणाली, भूगोल, सामाजिक रीति रिवाजों और संस्कृति का विस्तृत और सांख्यिकीय विवरण है। अबुल फजल की लेखनी ने अकबर को एक आदर्श, प्रबुद्ध शासक के रूप में प्रस्तुत किया, जो दैवीय प्रकाश से प्रेरित था। उन्होंने अकबर की सुलह-ए-कुल, सभी के लिए शांति की नीति को दार्शनिक आधार प्रदान किया और दीन-ए-इलाही के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बौद्धिक क्षमता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें दरबार में अपार शक्ति और प्रभाव प्रदान किया। 1602 में शहजादे सलीम जहांगीर के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई, जो अकबर के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और बौद्धिक आघात था। राजा टोडरमल वित्त मंत्री। राजा टोडरमल अकबर के सबसे सक्षम और विश्वसनीय अधिकारियों में से एक थे। वह एक उत्कृष्ट वित्त प्रबंधक और प्रशासक थे। उन्होंने पहले शेरशाह सूरी के अधीन काम किया था और वहां से प्राप्त अनुभव का उपयोग उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए किया। उनकी सबसे बड़ी देन दहसाला प्रणाली या ज़ब्ती प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत पिछले 10 वर्षों की फसलों की पैदावार और उनकी कीमतों का औसत निकालकर भूमि का राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। राजस्व का भुगतान नकद में किया जाना था। इस प्रणाली ने किसानों को निश्चितता प्रदान की और राज्य को एक स्थिर और नियमित आय का स्रोत दिया। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और कृषि को प्रोत्साहन मिला। टोडरमल की यह व्यवस्था इतनी सफल रही कि यह बाद के शासकों और यहां तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी भूमि राजस्व प्रणालियों का आधार बनी। वह एक कुशल सैन्य कमांडर भी थे और उन्होंने गुजरात और बंगाल में कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। राजा बीरबल मुख्य सलाहकार और कवि। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, अपनी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और विनोदप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वह अकबर के सबसे करीबी और प्रिय मित्रों में से एक थे। वह केवल एक विदूषक नहीं थे, बल्कि एक गंभीर सलाहकार, एक कुशल प्रशासक और एक कवि भी थे। ब्रज उपनाम से वे कविता लिखते थे। अकबर अक्सर जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सलाह लेते थे। बीरबल की कहानियां और चुटकुले आज भी भारतीय लोककथाओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल को दर्शाते हैं। वह अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था। 1586 में पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफजई जनजातियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में उनकी मृत्यु हो गई। बीरबल की मृत्यु पर अकबर को गहरा शोक हुआ था और कहा जाता है कि उन्होंने कई दिनों तक भोजन नहीं किया था। मियां तानसेन, संगीत सम्राट। तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक किंवदंती हैं। वे ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। तानसेन ने भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वे ध्रुपद गायन शैली के विशेषज्ञ थे और उन्होंने कई नए रागों का निर्माण किया, जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार और दरबारी कान्हड़ा। किंवदंतियों के अनुसार उनके संगीत में जादुई शक्ति थी। वे राग दीपक गाकर दिए जला सकते थे और राग मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। अकबर के दरबार में संगीत को जो सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, उसका बहुत बड़ा श्रेय तानसेन को जाता है। उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत शैलियों के संश्लेषण में भी योगदान दिया, जिसने मुगलकालीन संगीत को एक विशिष्ट पहचान दी। राजा मान सिंह, मुख्य सेनापति। आमेर, जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली सेनापतियों में से एक थे।
वे अकबर की पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी हरका-बाई के भतीजे थे। मान सिंह ने मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने काबुल, बिहार और बंगाल में विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया और इन प्रांतों के सूबेदार के रूप में कार्य किया। उनकी सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। एक उच्च पदस्थ राजपूत का मुगल सेना का सेनापति होना अकबर की राजपूत नीति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसने राजपूतों को साम्राज्य का दुश्मन नहीं बल्कि स्तंभ बना दिया। अब्दुल रहीम खाने खाना, कवि और रक्षा मंत्री। अब्दुल रहीम अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उन्हें अपनी देखरेख में पाला और उन्हें खाने खाना की उपाधि दी। रहीम एक उत्कृष्ट योद्धा, प्रशासक, विद्वान और कवि थे। उन्होंने गुजरात और दक्कन में कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी ख्याति उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए अधिक है। वे हिंदी, ब्रजभाषा और फारसी दोनों के महान कवि थे। उनके लिखे नीति के दोहे आज भी उत्तर भारत में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उन्होंने तुर्की भाषा में लिखे बाबर के संस्मरण बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है। रहीम का जीवन और कार्य फारसी और भारतीय संस्कृतियों के सुंदर समन्वय का प्रतीक है। फैजी राजकवि और विद्वान। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। वे एक प्रतिभाशाली कवि और विद्वान थे। अकबर ने उन्हें मलिक-उश-शुअरा, कवियों के राजा, की उपाधि देकर अपना राजकवि नियुक्त किया। वे फारसी कविता के उस्ताद थे। फैजी ने अकबर के अनुवाद विभाग का नेतृत्व किया, जहां संस्कृत के कई महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। उन्होंने लीलावती, भास्कराचार्य का गणित पर ग्रंथ का और महाभारत का रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक नाम से फारसी में अनुवाद करने वाली टीम का पर्यवेक्षण किया। यह अनुवाद परियोजना अकबर की विभिन्न संस्कृतियों को समझने की गहरी कड़ी में इबादत इच्छा को दर्शाती है। फ़कीर अज़ियाउद्दीन, धार्मिक सलाहकार। फ़कीर अज़ियाउद्दीन एक सूफी संत और रहस्यवादी थे, जो अकबर के निजी सलाहकारों में से एक थे। वे भौतिक संपत्ति और सांसारिक मामलों से दूर रहते थे, लेकिन अकबर उनकी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष सलाह का बहुत सम्मान करते थे। माना जाता है कि वे मुख्य रूप से धार्मिक और दार्शनिक मामलों पर अकबर को सलाह देते थे। दरबार की शक्ति राजनीति से उनकी दूरी उन्हें एक विश्वसनीय और निःस्वार्थ सलाहकार बनाती थी। मुल्ला दो प्याज़ा, सलाहकार। मुल्ला दो प्याज़ा का चरित्र कुछ हद तक रहस्यमय है और कई इतिहासकार उन्हें एक लोककथात्मक पात्र मानते हैं, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए गढ़ा गया था। कहानियों में उन्हें बीरबल के प्रतिद्वंद्वी के रूप में चित्रित किया जाता है। कहा जाता है कि वे ईरान से आए थे और उन्हें भोजन में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ा। यदि वे एक वास्तविक व्यक्ति थे, तो संभवतः वे भी अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले एक सलाहकार रहे होंगे। इन नवरत्नों का समूह अकबर के दरबार की विविधता और बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ एक इतिहासकार, एक वित्त विशेषज्ञ, एक कवि, एक संगीतकार, एक सेनापति और दार्शनिक एक साथ मिलकर साम्राज्य की सेवा कर रहे थे। यह अकबर की प्रतिभा को पहचानने की अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है, जिसने धर्म, जाति या मूल की परवाह किए बिना योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अध्याय 3, धार्मिक और दार्शनिक संवाद का केंद्र। अकबर के दरबार का सबसे क्रांतिकारी और अनूठा पहलू उसका धार्मिक और दार्शनिक अन्वेषण का केंद्र बनना था। अकबर की व्यक्तिगत जिज्ञासा और साम्राज्य की राजनीतिक आवश्यकताओं ने उसे एक ऐसी नीति की ओर प्रेरित किया जो परंपरागत इस्लामी शासकों से बिल्कुल भिन्न थी।
यह नीति सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। इबादत खाना पूजा गृह की स्थापना 1575 में अकबर ने फतेहपुर सी खाना की स्थापना की। प्रारंभ में यह केवल सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के लिए एक बहस का मंच था। अकबर यहां हर गुरुवार की रात को धर्म और दर्शन पर चर्चा सुनने के लिए आते थे। लेकिन जल्द ही वे उलेमाओं के बीच की संकीर्णता, अहंकार और आपसी झगड़ों से निराश हो गए। वे यह देखकर हैरान थे कि एक ही धर्म के विद्वान भी बुनियादी सिद्धांतों पर एकमत नहीं थे। इस निराशा ने अकबर की जिज्ञासा को और बढ़ाया। उन्होंने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए खोल दिए। अब यहाँ सुन्नी और शिया मुसलमानों के साथ साथ हिंदू पंडित, पुरुषोत्तम और देवी, जैन मुनि हिरविजय सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, पारसी पुरोहित दस्तूर मेहरजी राणा और ईसाई पादरी एंटोनियो मॉन्सेरेट और रोडोल्फो एक्वाविवा भी अपनी अपनी मान्यताओं और दर्शन पर बहस करने के लिए आमंत्रित किए जाने लगे। इबादत खाने की ये बहसें अत्यंत जीवंत होती थीं। ईश्वर का स्वरूप, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्गनरक, धार्मिक अनुष्ठानों का अर्थ और तर्कसंगता जैसे विषयों पर गहन चर्चा होती थी। इन बहसों ने अकबर की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, बल्कि हर धर्म में सत्य के कुछ अंश मौजूद हैं। इन संवादों ने उसे कट्टरपंथ से दूर किया और एक अधिक उदार, सहिष्णु और मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर किया। महजरनामा, अमोघत्व की घोषणा। इबादत खाने की बहसों ने अकबर को यह भी एहसास कराया कि उलेमाओं का वर्ग राज्य के मामलों में एक बाधा बन सकता है। वे अक्सर शरीयत की अपनी अपनी व्याख्या करके बादशाह के अधिकारों को चुनौती देते थे। इस समस्या से निपटने के लिए 1579 में अकबर ने अपने मुख्य सलाहकारों शेख मुबारक और उनके पुत्रों अबुल फजल और फैजी की मदद से एक दस्तावेज जारी करवाया, जिसे महजरनामा कहा जाता है। इस घोषणापत्र के अनुसार यदि किसी धार्मिक कानूनी मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों मुज्तहिदों के बीच मतभेद हो तो अकबर को यह अधिकार दिया गया कि वह कुरान और राष्ट्र के हित के अनुरूप किसी एक मत का चयन कर सके और उसे लागू कर सके। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह ऐसे नए आदेश जारी कर सकता है जो कुरान के विरुद्ध न हों। महजरनामा ने प्रभावी रूप से अकबर को साम्राज्य का सर्वोच्च धार्मिक और न्यायिक प्रमुख बना दिया। इसने उलेमा वर्ग की शक्ति को बहुत कम कर दिया और राज्य को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया। कट्टरपंथी इतिहासकारों जैसे बदायूनी ने इसकी कटु आलोचना की और इसे इस्लाम के विरुद्ध एक कदम बताया। लेकिन अकबर के लिए यह सुलह कुल की नीति को लागू करने और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखने की दिशा में एक आवश्यक कदम था। दीन-ए-इलाही, ईश्वरीय धर्म। 1582 में अकबर ने अपने धार्मिक अन्वेषणों को एक तार्किक परिणति देते हुए तौहीद-ए-इलाही, ईश्वरीय एकेश्वरवाद की घोषणा की, जिसे बाद में दीन-ए-इलाही के नाम से जाना गया। यह कोई नया धर्म नहीं था, जैसा कि अक्सर गलत समझा जाता है। यह वास्तव में एक सूफी पंथ या एक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के विभिन्न धार्मिक समूहों को एक साझा वैचारिक मंच पर लाना था। सिद्धांत दीन-ए-इलाही के मूल में एकेश्वरवाद था। यह सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक संश्लेषण था। इसके अनुयायी सूर्य और अग्नि का सम्मान करते थे, पारसी धर्म से प्रेरित अहिंसा पर जोर देते थे, जैन और हिंदू धर्म से प्रेरित और काम, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेते थे। इसके सदस्यों को एक दूसरे से मिलने पर अल्लाहु अकबर, ईश्वर महान है और जल्ल जलालुहु उसकी महिमा प्रकाशमान हो कहना होता था। सदस्यता दीन-ए-इलाही किसी पर थोपा नहीं गया था। इसकी सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक थी। शिष्य मुरीद बनने के लिए एक समारोह होता था,
जिसमें व्यक्ति अपनी पगड़ी बादशाह के चरणों में रखकर उसके प्रति पूर्ण समर्पण का संकल्प लेता था और बादशाह उसे उठाकर उसके सिर पर वापस रख देता था और उसे एक शस्त्र प्रतीक चिन्ह प्रदान करता था। उद्देश्य और परिणाम। दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। यह एक ऐसे वफादार अभिजात वर्ग का निर्माण करना था जो अपने धर्म या जाति से ऊपर उठकर केवल बादशाह के प्रति निष्ठावान हो। यह अकबर की राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मजबूत करने का भी एक प्रयास था, जहां बादशाह को एक सामान्य शासक के बजाय एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। हालांकि दीन-ए-इलाही कभी लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबर के जीवनकाल में इसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम रही, शायद 18 या 19, जिनमें से बीरबल एकमात्र हिंदू थे। अकबर ने इसे फैलाने के लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया। उसकी मृत्यु के साथ ही यह लगभग समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यह अकबर की उस साहसिक दृष्टि को दर्शाता है जो एक ऐसे साम्राज्य का सपना देख रही थी जो धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकता और सद्भाव पर आधारित हो। इन धार्मिक नीतियों, इबादत खाना, महजरनामा और दीन-ए-इलाही ने अकबर के दरबार को मध्यकालीन विश्व में अद्वितीय बना दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां धार्मिक स्वतंत्रता और बौद्धिक जिज्ञासा को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। इसने भारत में एक समग्र और सहिष्णु संस्कृति की नींव रखी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अध्याय 4। कला, संस्कृति और साहित्य का संगम। अकबर का दरबार केवल राजनीतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र नहीं था, बल्कि यह कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य का एक महान संरक्षक भी था। अकबर की गहरी सौंदर्य दृष्टि और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उसके खुलेपन ने एक नई, समन्वित मुगल शैली को जन्म दिया, जो फारसी और भारतीय परंपराओं का एक उत्कृष्ट मिश्रण थी। स्थापत्य कला, पत्थर में गढ़ी गई एक कहानी। अकबर एक महान निर्माता था। उसके शासनकाल में बनी इमारतें केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे उसके दृष्टिकोण और दर्शन का भौतिक प्रतीक हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर की स्थापत्य कला का सबसे भव्य उदाहरण उसकी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी है। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बसाई गई यह पूरी की पूरी नगरी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। यहाँ की वास्तुकला में भारतीय, विशेष रूप से गुजराती और राजस्थानी और फारसी शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया यह विशाल प्रवेश द्वार दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है। इसका आकार और भव्यता मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। दीवाने खास, बाहर से एक सा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की चतुराई विषय पर एक विस्तृत कहानी जो लगभग शब्दों की है। यह कहानी बीरबल की बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, उनकी अवलोकन क्षमता, मनोवैज्ञानिक समझ, धैर्य और एक भव्य योजना को क्रियान्वित करने की क्षमता। बीरबल की चतुराई, अकाल का षड्यंत्र। अध्याय 1। सूखती धरती, टूटता धैर्य। मुगलिया सल्तनत का सूरज शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के प्रताप से अपनी पूरी बुलंदी पर था। आगरा का किला यमुना के किनारे अडिग खड़ा न केवल सैन्य शक्ति का बल्कि ज्ञान और न्याय का भी केंद्र था। शहंशाह के नवरत्नों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी, लेकिन जब भी कोई गुत्थी उलझ जाती, कोई पहेली अनसुलझी रह जाती, तो सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर जाकर टिक जातीं, राजा बीरबल। लेकिन उस वर्ष सल्तनत पर एक ऐसी विपदा आन पड़ी थी जिसका समाधान न तो तलवार के पास था, न किसी खजाने के पास। मानसून ने दगा दे दिया था। एक बूंद पानी के लिए आसमान पथरा गया था। खेत सूखकर रेगिस्तान बन गए थे। धरती में गहरी दरारें पड़ गई थीं, जैसे वह दर्द से कराह रही हो। गांव के गांव खाली हो रहे थे। लोग अपने मवेशियों को लेकर पानी और चारे की तलाश में पलायन कर रहे थे।
आगरा की गलियों में जो कभी व्यापार और उत्सव से गुलजार रहती थीं, अब भूख और हताशा का सन्नाटा पसरा था। शहंशाह अकबर अपनी प्रजा की इस दुर्दशा से अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने शाही खजाने के मुंह खोल दिए थे। पूरे राज्य में लंगर चलाए जा रहे थे, शाही अन्न भंडारों से अनाज बांटा जा रहा था। लेकिन समस्या और भी विकराल होती जा रही थी। हर दिन हजारों नए भूखे लोग राजधानी की ओर चले आते। एक सुबह दीवाने खास में माहौल बेहद गंभीर था। वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने एक चिंताजनक रिपोर्ट पेश की। जहां पनाह, उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, हमने पिछले 3 महीनों में शाही